Hello everyone, how are you all? Welcome to Commerce Net Point. I'm CA Tripti Singh and our topic for today's class is trial balance. So what is a trial balance? It is a statement. तो ध्यान रखना बच्चे, ये एक स्टेटमेंट होती है, ये अकाउंट नहीं होता। तो एक नंबर का एमसीक्यू बन जाता है, अक्सर पूछ भी लिया जाता है कि ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट है या अकाउंट है। तो ध्यान रखना ये एक स्टेटमेंट है। लेजर जितने भी आप बनाते हो वो सारे क्या होते हैं, अकाउंट्स होते हैं। लेकिन लेजर के बाद जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वो क्या होती है, हमारी एक स्टेटमेंट होती है, ना कि अकाउंट होता है। ठीक है। प्रिपेयर्ड विद दी डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ द लेजर अकाउंट। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, जो हमारा लेजर जितने भी हमने बनाए हैं उनके डेबिट और क्रेडिट जो बैलेंसेज होते हैं उनके हिसाब से हम इसको प्रिपेयर करते हैं टू टेस्ट दी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। और ये क्या चेक करता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है, यानी जो हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है सारे लेजर्स का, उनका टोटल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात को ये चेक करके बतलाता है। ठीक है। एक और चीज़ बच्चे, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम टू द पॉइंट पढ़ते हैं, यानी हम हल्के में पढ़ते हैं। देखो आपको सब कुछ आता है, पहले से आप पढ़े हुए बच्चे हो, लेकिन हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो मैं सिर्फ वही काम कर रही हूँ उसके ऊपर जो आप भूल चुके हो, उस पर से एक तरीके से आप कह सकते हो कि धूल हटाने का काम कर रही हूँ मैं। ठीक है। तो हम थोड़ा सा क्विक पढ़ रहे हैं। ओके। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे हम। आगे चलते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या इसके फीचर्स क्या हैं ट्रायल बैलेंस के। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड कैश बुक। ध्यान रखना, जितने भी आपके लेजर अकाउंट्स हैं उन सब का और कैश बुक का जो भी बैलेंस आता है, चाहे वो डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, उनका ये क्या है, लिस्ट है, यानी लिस्ट ऑफ बैलेंसेज है। तो अकाउंट्स की और कैश बुक की सब कुछ इंक्लूड करके उनकी ये एक लिस्ट है। सेकंड, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बहुत ध्यान रखना बच्चे, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये क्या है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। हम क्योंकि डबल एंट्री फॉलो करते हैं, यानी हर डेबिट का क्रेडिट करते हैं, यही तो हमारा डबल एंट्री कहता है। जब हर डेबिट का क्रेडिट करोगे तो इसका मतलब साफ है कि सारा डेबिट का कॉलम का टोटल और क्रेडिट के कॉलम का टोटल मैच करना चाहिए। तो ये क्या है, डबल एंट्री का रिजल्ट है, ना कि उसका पार्ट है। तो हिस्सा नहीं है, रिजल्ट है। याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इट इज़ ओनली अ वर्किंग पेपर। अगेन बच्चे बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये आपका सिर्फ एक वर्किंग पेपर है, यानी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी सिर्फ ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट ही होती हैं। तो ट्रायल बैलेंस उनका हिस्सा नहीं है, ये एक तरीके से क्या है, उनका वर्किंग पेपर है। इसके बेसिस पे फिर हम अपने फाइनल अकाउंट्स जो हैं वो बनाकर चलते हैं। ठीक है। सो ये एक क्या है, सिर्फ वर्किंग पेपर है। थर्ड, इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट। हम कभी भी किसी भी तारीख में इसको बना सकते हैं। कोई ऐसा नहीं बनता ट्रायल बैलेंस कि पूरे साल का एक ही ट्रायल बैलेंस बनेगा एक बार। तो जब भी आप अपनी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना चाहते हो, क्वार्टरली मंथली बनाओ ट्रायल बैलेंस। ठीक है। इट वेरीफाइज दी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी या फिर करेक्टनेस। इसके बारे में तो हम अभी काफ़ी बात कर ही चुके हैं कि ये वेरीफाई करता है कि आपके जो स्टेटमेंट है, मतलब उनका टोटल जो है वो मैच कर रहा है अकाउंट्स का। फिफ्थ, इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। दूसरी चीज़, कंक्लूसिव क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ये प्रूफ नहीं है, यानी कि अगर आपने सोचा कि ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो 100% गारंटी अभी भी नहीं है कि आपकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है। क्यों नहीं है बच्चे, कि आपके बुक्स जो है वो ठीक हैं, करेक्ट है, उसका कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ एरर ऐसी हैं अभी भी आपकी जो कि ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल हो सकता है एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। तो बच्चे इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर, उसके अंदर आप जाके इन एरर्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल की एरर में क्या, एक एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे बड़ा अच्छा सा है कि अगर मान लो आपने मशीनरी के ऊपर कोई खर्चा किया है रिपेयर करने में, जो कि उसकी लाइफ को बढ़ा देगा, ठीक है, तो वो हमारा खर्चा क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए, यानी मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। लेकिन आपने उसको मान लो गलती से किस अकाउंट में शो कर दिया, रिपेयर अकाउंट में शो कर दिया, रेवेन्यू नेचर का खर्चा दिखा दिया, जबकि था वो कैसा, कैपिटल नेचर का खर्चा था। तो वो क्या हो गया, आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। लेकिन डेबिट तो कुछ ना कुछ कर ही दिया ना आपने, ऐसा तो नहीं हुआ कि डेबिट में अमाउंट गलत लिख दिया।
तो डेबिट तो कुछ ना कुछ कर ही दिया आपने, मशीनरी अकाउंट लिखना था उसकी जगह आपने अपना रेवेन्यू जो नेचर का खर्चा था उसको दिखला दिया, तो यानी डेबिट कोई ना कोई तो काउंट किया ही है, तो ट्रायल बैलेंस तो आपका मैच कर ही जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस हमारा जो है 100% प्रूफ नहीं होता कि आपकी बुक्स जो हैं वो करेक्ट है, सिर्फ ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, यानी टोटल जो है मैच करेगा ये वो शो करता है, लेकिन सही अकाउंट में आपने भेजा भी है या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। रमेश की जगह आपने मान लो सुरेश लिख दिया, तो उसको नाम से तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना ट्रायल बैलेंस को, उसको तो सिर्फ जो अमाउंट है डेबिट का और क्रेडिट का उससे फर्क पड़ता है। सो इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी, ठीक है। देन सिक्स्थ इज इट इज नॉट अ अकाउंट बट अ स्टेटमेंट, तो ये तो काफी ध्यान रखने वाली बात है कि अकाउंट नहीं है, ये क्या होती है, सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है। चलो तो अब इसका फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस एज ऑन जोन सी भी तारीख को आप बना रहे हो वो लिखोगे कि हमने इस तारीख को ये बनाया है। पहला कॉलम हमारा किसका होता है, हेड ऑफ अकाउंट्स, यानी यहाँ पे आप नाम लिखोगे कि कौन से वाले बैलेंसेज है, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, कैश, है ना, ये सारे बैलेंसेज। LF यानी आपका लेजर फोलियो, कौन से वाले लेजर से उठाया है आपने उसका नंबर आ जाएगा यहाँ पे। देन फिर हमारा डेबिट का कॉलम और फिर हमारा क्रेडिट का कॉलम, तो जो भी आपके बैलेंसेज हैं लेजर के वो आप यहाँ पे, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में शो कर दोगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में शो कर दोगे। इतनी सी बात हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिखलाते हैं, ठीक है बच्चे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारे पास है कुछ थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान में रखनी है ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त, वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो बच्चे देखो, एक फर्नीचर अकाउंट जो है इसका एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है कि हमने एक फर्नीचर अकाउंट बनाया जिसके अंदर डेबिट में कुछ एंट्रीज थी और कुछ क्रेडिट में कोई एंट्री नहीं है, बैलेंस आ गया हमारा। जब हमने बैलेंस CD निकाला तो हमारा कितना आया, 1,04,000 रुपये आया, ठीक है। अब बच्चे मेन बात ये है कि जब ट्रायल बैलेंस के अंदर पोस्ट करोगे आप लेजर से, तो अब समझने वाली बात ये है कि क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया है 1,04,000 रुपये, तो इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे या फिर हम इसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे। MCQ में भी पूछ लिया जाता है ये वाला सवाल कि डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है और क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब होता है। तो बच्चे देखो, जब क्रेडिट में यहाँ पे आपका क्रेडिट की तरफ आपका बैलेंस आया है तो हम क्या करते हैं, इसको अगले साल नीचे इसको क्या कर देते हैं, हम ब्रोड डाउन कर देते हैं, है ना। हम लिखते हैं टू बैलेंस BD, आपने इसको ब्रोड डाउन कर दिया नेक्स्ट ईयर में 1,04,000। तो बच्चे जब भी ये वाला बैलेंस की बात होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये आपका कौन सा बैलेंस है बच्चे, ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस की कैटेगरी में आएगा, ना कि इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। तो यानी जो ये क्रेडिट साइड पे आपका 1,04,000 आया है, जब आपको ये ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना होगा तो आप इसको कौन सी तरफ पोस्ट करोगे, डेबिट साइड में पोस्ट करोगे, ठीक है ना। जैसे ये भी हमने ऊपर अपना फॉर्मेट बनाया हुआ था ट्रायल बैलेंस का, अगर हम ये जो फर्नीचर अकाउंट है 1,04,000 इसको हम पोस्ट करें तो हम कैसे करेंगे, हेड ऑफ अकाउंट्स में हम लिखेंगे अपना फर्नीचर और यहाँ पे डेबिट की तरफ हम लिखेंगे 1,04,000, ना कि क्रेडिट की तरफ लिखोगे। क्लियर है बच्चे, तो ये वाली चीज़ काफ़ी ध्यान रखने वाली है। और अच्छा एक और चीज़ कि अब ये लग रहा होगा अगर किसी बच्चे को ये डाउट हो रहा है कि मैम ऐसा क्यों किया हमने, कि हमने इस वाली चीज़ को यहाँ पे क्यों शो किया, डेबिट साइड में क्रेडिट में क्यों नहीं किया। तो बच्चे एक बात सिंपल सा, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, T शेप में अकाउंट बनाते हैं, मान लो ये प्लस साइड आपकी डेबिट की, ये माइनस वाली है क्रेडिट साइड। आपके पास मान लो 20,000 रुपये है, आपकी जेब में 20,000 रुपये थे, अगर आपने इस 20,000 रुपये में से सपोज 10,000 रुपये जो थे वो खर्च कर दिए, तो 10,000 खर्च कर दिए तो आपके पास जो बैलेंस बचा 10,000 का, अब ये आ तो रहा है माइनस की तरफ पर, लेकिन अभी भी आपके पॉकेट में 10,000 रुपये है ना, है ना। तो वो 10,000 रुपये क्योंकि अभी भी आपकी पॉकेट में है तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे ब्रोड डाउन करते हैं 10,000, फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई ये तो प्लस वाली साइड के 10,000 रुपये हैं जो अभी बचे हुए हैं। तो इससे ध्यान रखना कि हमारे जो भी बैलेंसेस होते हैं हम उनको पहले ब्रोड डाउन करते हैं, फिर ब्रोड डाउन करने के बाद आप ये डिटरमिन करोगे कि उसको हम डेबिट में भेजें या फिर उसको हम क्रेडिट में भेजें। क्लियर है, आगे चलते हैं। एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, MCQ बन जाता है, जनरली क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होता। याद करो अपने फाइनल अकाउंट्स के दिन ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता था, नीचे कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज दी होती थी, तो वो एडजस्टमेंट में आपको लिखा हुआ था क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ₹10,000, है ना। फिर आप उस 10,000 को क्या करते थे, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते थे, एक तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते थे उसमें क्रेडिट साइड पे भेजते थे, और दूसरा आप उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भेज देते थे, है ना बच्चे।
तो कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ होता था, वो तो जनरली बोल रहा है, ऐसा भी नहीं बोल रहा है 100% ऐसा ही होगा, पर जनरली क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं होता है। उसका भी एक रीज़न है, वो क्यों? क्लोजिंग स्टॉक इज द बैलेंस ऑफ अनसोल्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक क्या है आपका? जो सामान बिका नहीं है वो है वो, दैट आर रिमेनिंग फ्रॉम द परचेजेज मेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। और वो किसका हिस्सा है? जो भी आपने चीज़ें खरीदी थी, परचेज किया था जो भी सामान, उसमें से जो सामान नहीं बिक पाया आपका, वो हमारा क्या रह गया? क्लोजिंग स्टॉक रह गया, है ना बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो परचेजेज है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो वाला अमाउंट जो क्लोजिंग स्टॉक का है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको ट्रायल बैलेंस में अलग से शो नहीं करते हैं, क्योंकि परचेजेस में वो पहले से ही एडअप हुआ होता है। और परचेजेस हमारी कहाँ पे आई हुई होती हैं? ट्रायल बैलेंस में आई हुई होती हैं। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस द इफेक्ट विल बी डबल्ड। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को भी ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा इफेक्ट डबल हो जाएगा। एक तो परचेजेस में पहले से ऐड पड़ा था और हमने दोबारा से शो कर दिया, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? इफेक्ट डबल हो जाएगा। इट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन द ट्रायल बैलेंस। इस वजह से हम इसको ट्रायल बैलेंस में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है बच्चे। लेकिन इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्ड इन ट्रायल बैलेंस, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में देखा है कभी ग्रेजुएशन के अंदर, या फिर आपने अपनी मास्टर्स में देखा होगा, तो अगर ट्रायल बैलेंस में कभी भी क्लोजिंग स्टॉक आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपने एक एडजस्टिंग एंट्रीज पहले से पास की हुई है। और वो क्या है कि आपने जो परचेजेस दिखलाई हुई हैं ट्रायल बैलेंस में, वो ऑलरेडी रिड्यूस की हुई हैं, कितना? जितना कि क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है उससे। यानी जो परचेजेस हैं आपकी वो कैसी हैं? वो एडजस्टेड परचेजेस है ना। टोटल परचेजेस नहीं है, वो क्या है आपकी? एडजस्टेड परचेजेस हैं, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक को आपने पहले ही माइनस कर रखा है। तो आप हमेशा ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेजेस लिखोगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में आप क्लोजिंग स्टॉक को दिखला सकते हो, ठीक है बच्चे। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो, जब फाइनल अकाउंट हम करते थे तो आपको याद होगा कि हम ये कहते थे कि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ें हैं वो एक ही जगह पे जाएंगी। तो अब बच्चे हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सिर्फ कहाँ दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में। तो उसका कितना इफेक्ट होगा? उसका सिर्फ होगा एक इफेक्ट। अब वो एक इफेक्ट हम कहाँ पे भेजेंगे? तो हम उसको बच्चे कहाँ पे भेजेंगे? अपने बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कहाँ पे? करंट एसेट्स के हेड में भेजेंगे, ठीक है बच्चे। यानी अब ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी आपने अपने परचेजेस में से माइनस किया हुआ है, ठीक है बच्चे। तो मुझे लगता है ये वाला आपको मैटर जो है ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट हो रहा है तो मैं आपको जनरल एंट्री के साथ में प्रॉपर पूरा समझा दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको एक बार कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना पड़ेगा कि मैम क्लियर नहीं है, प्लीज़ दोबारा से समझा दो, ओके। अब बच्चे इसके बाद हमारे पास एक लास्ट जो चीज़ छोटी सी बची हुई है कि मेथड क्या है ट्रायल बैलेंस को बनाने के। तो हम दो तरीके से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, पहला बैलेंस मेथड और दूसरा टोटल मेथड। तो बैलेंस मेथड नाम से पता चल रहा है बैलेंस, इसके अंदर हम क्या शो करते हैं? ओनली द बैलेंसेज ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस। जो भी आपके पास लेजर अकाउंट्स हैं उनका जो भी बैलेंस बचा, यानी अभी अभी हमने देखा ना फर्नीचर अकाउंट में 1,04,000 रुपये बचे थे, तो हम सिर्फ क्या करते हैं? जो बैलेंस बचा है उसी को भेज देते हैं। अगर डेबिट का बैलेंस है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट का बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में। जबकि टोटल मेथड में हम क्या करते हैं? पूरा डेबिट का टोटल और पूरा क्रेडिट का टोटल जो है वो हम ट्रायल बैलेंस में भेजते हैं, और लास्ट में हमारा ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो मैच कर जाता है डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है। द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट्स आर एडेड अप। हम सारे डेबिट और क्रेडिट जो है लेजर अकाउंट्स के उनको ऐड करते हैं। द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज प्लेस्ड इन द डेबिट कॉलम एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इन द क्रेडिट कॉलम। डेबिट के टोटल को डेबिट में भेज देते हैं, क्रेडिट के को क्रेडिट में भेज देते हैं, और जो टोटल है आपका डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम वो क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा वाला मेथड होता है ट्रायल बैलेंस को बनाने का। तो बच्चे ट्रायल बैलेंस एक छोटा सा टॉपिक था, तो वो हमने कवर अप कर लिया है। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपने चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में वीडियो अपलोड होने पर उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।